न्यूज में मैंने देखा कि कोई आदमी आपकी आंखों में देखता है और फिर आप उसको पूरी ज्वेलरी उतार के दे रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में हमेशा से सम्मोहन जो है ना वो कुछ इस तरह की प्रक्रिया रही है। आप उसका बिल्कुल अलग साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं। वो लोग जो करते हैं वो भी क्या हिप्नोसिस है? नहीं देखो, ये जो हम सुनते हैं कि कोई आया, किसी ने बात की, पैसे दे दिए, किसी ने सारे गहने उतार के दे दिए, एक्चुअली एक तरह का गांजा होता है जो नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत उगता है। अच्छा। और वो कुछ कई सारे बाबा लोग, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गांजा बहुत स्मार्टली फ्लो करते हैं और एयर में ब्लो करते हैं। तो होता क्या, ये टच करते हैं नोज के यहाँ पर या सर पे, तो फॉर कुछ मिनट्स के लिए हमारा ब्रेन का जो लॉजिकल हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स जो होता है, वो सुन हो जाता है। और उस समय उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तेरा हिप्नोसिस बदनाम है। एग्जैक्टली। ओके, हिप्नोसिस एक्चुअली एक थेरेपी है। हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं अपने मेंटल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में, बिलीफ को चेंज करने में, हैबिट्स को बदलने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, अपने गोल्स अचीव करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने में, फियर्स एंड फोबियाज को रिमूव करने में, एंड इन शॉर्ट अपने माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने में। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हिप्नोसिस से हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब कि हम अपनी पूरा नया वर्जन खड़ा कर सकते हैं। माइंड की बात अगर हम करें, आपने कहा कि हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। माइंड को रीप्रोग्राम करने में एक जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है वो हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम होता है। तो उस केस में आप कैसे हेल्प करते हैं? देखो, बिलीफ्स कहां से आती है? बिलीफ्स आती है हमारे पास्ट प्रोग्रामिंग और एक्सपीरियंसेस से। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत की जिंदगी के 7 साल में हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग 70% तक पूरी हो जाती है। मतलब जब तक हम 7 साल के होते हैं तब तक प्रोग्राम्ड होते हैं। हम 70% लर्निंग 7 साल की उम्र तक ही कर लेते हैं। अब आप किसी भी इंसान को पूछो कॉन्शियसली वो क्या चाहता है? ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, अच्छे रिलेशनशिप चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। कॉमनली 4-5 चीजें सबको चाहिए वर्ल्ड में। अब होता है क्या, मान लो कि वो आगे बिजनेस में बढ़ना चाहता है, बोला मुझे बिजनेस करना, आगे बढ़ना है, लेकिन अंदर प्रोग्राम क्या है? तो फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा, तो कर नहीं पाएगा। हाँ, तेरे बस की बात नहीं है। तो सबकॉन्शियस क्या कहता है, ये नहीं कर सकता। अब 24 घंटे में से हम सिर्फ 5% टाइम, 5% कॉन्शियसली जीते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ वर्क कर रहे होते हैं। और 24 आवर्स में 95% टाइम हम सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। अब उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड कर लिया। मुंबई में 9/11 पे अटैक हुआ, 26/11 पे अटैक हुआ था, 26/11 में ताज होटल पे एक आतंकवादी हमला हुआ था। वहां पे एक लड़का था 16-17 साल का, अजमल कसाब, ठीक है, और वो AK-47 से VT स्टेशन पे सबको भूंद रहा था, मतलब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि उसको उस पर्टिकुलर एज में बताया? वो यहाँ क्यों आया? रीजन क्या था कि ये जिहाद है और जिहाद करके क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। अब ये बिलीफ देखो, 7 साल की उम्र, प्रोग्रामिंग समझो कितनी पावरफुल होती है। आपको क्या लगता है कि उसको सारी बातें कौन सी एज में सिखाएगी? 15 साल की उम्र में? नहीं, शायद पहले से ब्रेन वॉश किया गया होगा। एक्जेक्टली। उनको 6, 7, 8 साल की उम्र में वो वीडियोस दिखाए गए, बताया गया, वो डायलॉग्स बार बार रिपीटेडली उनके दिमाग में बोले गए, वो उनके दिमाग में प्रोग्राम बन गया। अगर 15 साल की उम्र में उसे सिखाते तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो चुका था, तो उसे बोलते इसको मार दे तुझे जन्नत मिलेगी, तो तर्क वितर्क काम करते कि यार ऐसे कैसे मिलेगी। तो लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है। लेकिन सोचो वो प्रोग्राम कितना पावरफुल होता है 7, 8, 10 साल की उम्र का, कि एक इंसान ने अपनी सबसे प्यारी चीज जान पे दे दी, मतलब गवा दी। आपने भी बहुत सारा देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, लोगों पर कुछ लोग कहते हैं उन पर भूत आए, कुछ लोग कहते हैं उन पर माता आए, कुछ लोग, मतलब अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है। क्या ये कोई साइटोसोमैटिक डिजीज है या फिर ये एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आत्माओं का शरीर में आना जाना चलता है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे शरीर में भूत प्रेत लगते हैं, इंडिया में शादी ब्याह होते हैं तो उसमें कई औरतों को भूत प्रेत लगते हैं, घर में देवी देवता वगैरह आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लेडी अगर शादी में बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे गहने पहने हैं, अच्छी दिख रही है, उसे कभी भूत प्रेत नहीं लगेगा। क्यों? और जो लेडी घर में गरीब है, ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, अच्छे गहने नहीं है, उसके अंदर आ जाएगा। क्या रीजन लगता है आपको? मुझे खुद नहीं पता, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों। देखो, जब वो शादीशुदा, गहने पहनी हुई अच्छी तरीके से, तो उसको सारा अटेंशन मिल रहा है। The game is all about attention. Exactly. सम्मोहन, hypnosis.
ये शब्द मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने इससे जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से कहानियां भी सुनी होंगी। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें आप कभी सम्मोहित हो गए हों, और फिर आपके या तो कुछ बहुत ही दर्द भरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, या फिर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आप सम्मोहित हुए हैं। सम्मोहन के बारे में अगर आपके मन में कोई डर है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे असल में सम्मोहन है क्या। क्या ये वो है जो कि सड़क पर अचानक आपको आंखों में आंखें देखकर कोई आपसे आपके गहने उतरवा लेता है? क्या ये वो है, या इसके अलावा ऐसा कुछ है जो कि आपकी ग्रोथ में बहुत सहायक होने वाला है? आज इस विषय पर मैं बात करूंगी एक बहुत ही प्रख्यात पर्सनालिटी से, जिन्हें अगर मैं कहूं कि वो यंगेस्ट माइंड कोच रहे हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाम है उनका मयंक राठी। वो माइंड कोच हैं और हिप्नोसिस थेरेपी जो है उसके माध्यम से लोगों के जीवन की राह को बदल देते हैं। मयंक जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते युगेता, आई एम रियली गुड एंड नाइस टू मीट यू। सेम हियर मयंक जी। मयंक जी, असल में मैंने ना अपने कार्यक्रम में बहुत अलग अलग गेस्ट से बातचीत की है, लेकिन हिप्नोसिस पर मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि शायद मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि जो हिप्नोसिस करते हैं या ये जो थेरेपी करते हैं, ये दरअसल में पता नहीं किसी को किसी स्टेट में ले भी जा पाते हैं या नहीं जा पाते। लेकिन आपसे आज मुझे बहुत कुछ सुनना और समझना है इस विषय के बारे में। तो पहले आप मुझे हिप्नोसिस थोड़ा सा समझा दीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपने सवाल पूछूंगी। देखो, हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक्चुअली एक स्टेट है माइंड की, जहां पर आपका जो कॉन्शियस माइंड है जो डिटैच हो जाता है, और वहां पे सबकॉन्शियस माइंड के गेट्स पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत डीपली फोकस्ड होते हो अपने माइंड के अंदर। अच्छा। एंड उस समय क्या होता है, कोई भी चेंज हम लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमें कोई हैबिट्स चेंज करनी है, हमें पब्लिक स्पीकिंग का फियर रिमूव करना है, तो हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है माइंड की, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स जहां पे हमारा ब्रेन एमिट करता है उस समय हम फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाते हैं। उस रिलैक्स स्टेट में जब सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और उस समय जो भी सजेशंस हम डालते हैं वो सजेशन एक्चुअली माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कई यंग बच्चे जो इंटरव्यू देने जाते हैं, अब जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक सेल्फ टॉक कर रहा होता है हर कोई, आई एम कॉन्फिडेंट। असल में होता है एंजाइटी है उसके अंदर। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि कोई चेंज आ नहीं पाता। रीजन बिहाइंड उसके यही होता है कि वो जो सजेशन है वो कॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है, तो बट सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस नहीं है। सही बात है। सबकॉन्शियस में फियर है, एंजाइटी है, एंशियसनेस है, तो हार्ड नहीं पास होने का एक वो डर रहता है। तो हिप्नोसिस एक्चुअली एक ऐसे स्टेट है जहां पर हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जो आपको माइंड के एक ऐसे स्टेट में ले जाता है जहां पर अगर हम वो सजेशन डालें कॉन्फिडेंस का, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। इन शॉर्ट, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल पैनल है और हिप्नोसिस एक की है उसको खोलने की। मतलब हमारा खजाना जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में दबा पड़ा है, उसे आप खोलते हैं हिप्नोसिस के माध्यम से। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने जो मतलब बहुत न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में मैंने देखा कि कोई आदमी आपकी आंखों में देखता है और फिर आप उसको पूरी ज्वेलरी उतार के दे रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में हमेशा से सम्मोहन जो है ना, वो कुछ इस तरह की प्रक्रिया रही है। आप उसका बिल्कुल अलग साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं। वो लोग जो करते हैं वो भी क्या हिप्नोसिस है? नहीं, देखो, ये जो हम सुनते हैं कि कोई आया, किसी ने बात की, पैसे दे दिए, किसी ने सारे गहने उतार के दे दिए, एक्चुअली एक तरह का गांजा होता है जो नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत उगता है। अच्छा। और वो कई सारे बाबा लोग, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गांजा बहुत स्मार्टली फ्लो करते हैं और एयर में ब्लो करते हैं। तो होता है क्या, या टच करते हैं नोज के यहाँ पर या सर पे, तो फॉर कुछ मिनट्स के लिए हमारा ब्रेन का जो लॉजिकल हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स जो होता है, वो सुन हो जाता है। और उस समय उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। बेचारा हिप्नोसिस बदनाम है। एग्जैक्टली। बिकॉज देखो, इंसान कोई ओवरडोज ड्रग भी करता है तो क्या होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से उस समय सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और उस समय वो गहने वगैरह निकाल लेता है। हिप्नोसिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। हिप्नोसिस एक्चुअली थेरेपी है। हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं अपने मेंटल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में, बिलीफ को चेंज करने में, हैबिट्स को बदलने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, अपने गोल्स अचीव करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने में, फियर्स एंड फोबियाज को रिमूव करने में, एंड इन शॉर्ट अपने माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने में। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हिप्नोसिस से हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब कि हम अपनी पूरा नया वर्जन खड़ा कर सकते हैं।
अरे बाबा, आजकल इसकी सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो कई बार ऐसे कुछ सेगमेंट्स होते हैं लाइफ के जो हमें हमारी लाइफ को ना आगे नहीं बढ़ने देते, हम ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हिप्नोसिस बहुत हेल्प कर सकता है। तो मैं कुछ आपसे सवाल माइंड से रिलेटेड पूछ लेती हूँ, ताकि जो दर्शक हैं उन्हें भी समझ में आए कि हिप्नोसिस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे माइंड की बात अगर हम करें, आपने कहा कि हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। माइंड को रीप्रोग्राम करने में एक जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है वो हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम होता है। तो उस केस में आप कैसे हेल्प करते हैं? देखो, बिलीफ्स कहां से आती है? बिलीफ्स आती है हमारे पास्ट प्रोग्रामिंग और एक्सपीरियंसेस से। हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत की जिंदगी के 7 साल में हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग 70% तक पूरी हो जाती है। मतलब जब तक हम 7 साल के होते हैं तब तक प्रोग्राम्ड होते हैं। हम 70% लर्निंग 7 साल की उम्र तक ही कर लेते हैं। अच्छा। और पूरी जिंदगी हम सिर्फ 30% लर्निंग करते हैं। अब उस 7 इयर्स की एज में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोग्राम नेगेटिव होता है। बच्चों को हम सिखाते तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अरे ये तो बहुत ढीला है, ये तो थक जाते है, कुछ नहीं कर सकता। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो सिखाया गया और एनवायरनमेंट से जो भी ब्रेन लेता है, आई मीन 7 इयर्स की एज तक जो देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, वो उसके अंदर एक प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है। अच्छा। अब 7 साल की उम्र के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन धीरे धीरे 7 इयर्स की एज तक डेवलप होता है। किसी में 8 इयर्स तक, किसी में 9 इयर्स तक, पर आइडियली 7 इयर्स तक वो फिजिकली एक पूरा रूप ले लेता है। अब 7 साल की उम्र तक क्या होता है कि अब कॉन्शियस माइंड डेवलप हो गया, लेकिन पीछे अंदर क्या प्रोग्राम है। अब आप किसी भी इंसान को पूछो कॉन्शियसली वो क्या चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है, अच्छे रिलेशनशिप चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। कॉमनली 4-5 चीजें सबको चाहिए वर्ल्ड में। अब होता है क्या, मान लो कि वो आगे बिजनेस में बढ़ना चाहता है, बोला मुझे बिजनेस करना, आगे बढ़ना है, लेकिन अंदर प्रोग्राम क्या है, तो फेल हो जाएगा, तू तो कर नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो सबकॉन्शियस क्या कहता है, ये नहीं कर सकता। अब 24 घंटे में से हम सिर्फ 5% टाइम 5% कॉन्शियसली जीते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ वर्क कर रहे होते हैं, और 24 आवर्स में 95% टाइम हम सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। अब उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड कर लिया, कॉन्शियस माइंड ने मोटिवेशन समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में 95% लोगों को पता होता है कि क्या करने से जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन वो अपने जिंदगी में बदलाव ला नहीं पाते। 95% लोगों को पता होता है कि क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन साल दर साल वही गलती रिपीट करते रहते। करेक्ट? व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट। तो जो बिलीफ है वो बदल नहीं सकती कॉन्शियस लेवल के ऊपर, अब कितना भी कोशिश कर लो। इसलिए इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल है, 98% लोग अनसक्सेसफुल है। माय गॉड। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसको चेंज करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आज की युवा पर अगर हम नजर मारें तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें इतने कॉमन वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में आ चुके हैं कि मुझे लगता है कि वो निकालना तो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आप उसे हैंडल कर पाते हैं? 100%। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसके रिलेटेड समझना बहुत जरूरी है हमारे ऑडियंस को, कि ये जो आपने कहा कि कॉमनली हो चुका है यूथ के अंदर। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रोज यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ हमारे ऑफिस में हिप्नोथेरेपी, मेरे पास हर महीने 4 से 5 पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी के ऐसे आते हैं जिनकी एज ग्रुप 16 से 21 साल है। ओह माय गॉड। आई मीन शायद आप जब उस एज में थे आपको पता भी नहीं था एंजाइटी कुछ ऐसा एग्जिस्ट भी करता है। नॉट एट ऑल। तो क्यों कॉमन हो चुका समझो। अब होता क्या है कि हम जनरली किसी को भी इंसान को पूछे, वो आज की तारीख में देखो ज्यादा ओवर थिंकिंग करता रहता है, ठीक है। अब हम किसी पूछो, बोलता है यार मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन वो ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे लगता है नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। अब देखो इंसान क्या होता है, उसकी हमेशा जब एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, तो उसकी हार्ट बीट फास्ट रहती है, हाँ, पल्पिटेशन हो जाती है, नींद उड़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, वेरी ट्रू, इरिटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि पास्ट में मान लो हमने कभी कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया हो, मान लो बचपन से कुछ इनसिक्योरिटी रही हो या कुछ फियर रही हो, तो हमारे ब्रेन के 2 हिस्से इसके रीजन के, एक है कॉर्टेक्स, एक है एमिगडामा। तो होता क्या है कि कॉर्टेक्स जो हिस्सा है ब्रेन का वो सोचता है, यानी वो हिस्सा है जिससे हम लोग प्लान करते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है। और एमिगडामा जो हिस्सा है वो क्या है, वो फील कराने वाला हिस्सा है। अब जब हम सोचते हैं कुछ चीजों को,
कि हम कुछ सोच रहे हैं और वो जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जिस टाइम पे डोमिनेट करने लगता है वो होती है ओवर थिंकिंग। अब उस ओवर थिंकिंग में होता है कि आप बहुत सोचते हैं और फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। वो वाला जो फियर होता है, क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, राइट, क्या होगा अगर मैं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, क्या होगा अगर मैं आगे अपनी सेविंग्स नहीं कर पाया तो। अब जब वो बार बार उस थिंकिंग को करता है तो होता है कि जब वो कॉर्टेक्स हिस्सा डोमिनेट करने लगता है तो एमिगडाला को क्या करता है, वो सिग्नल्स भेजता है और उससे क्या होता है, एमिगडाला उसी सिग्नल के हिसाब से, वो विचारों के हिसाब से हमारे अंदर केमिकल सिक्रेशन करता है। अच्छा, अब उस विचारों की वजह से होता क्या है, सिंपल है कि वो सिग्नल भेजता है कि तुझे अलर्ट रहना है कि खतरा है आगे। जब वो ओवर थिंकिंग करता है मतलब क्या है, उसे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा है, डेंजर है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को, एमिगडाला हमारी बॉडी को हमेशा हाई अलर्ट पे रखता है और उसी का रीजन होता है एंजाइटी, पैनिक अटैक। अच्छा, और इन सब का रिजल्ट क्या था समझो, जो आज मेंटल हेल्थ को लेकर जो बड़ी परेशानी है, हर जगह बात हो रही है। अब जब हम वो सिग्नल भेजता है एमिगडाला को, तो एमिगडाला कोर्टिसोल नाम का केमिकल सिक्रेशन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ज्यादा थिंक करती है, बॉडी थकने लगती है, बॉडी थकती है तो हमारे इम्यूनिटी लो हो जाती है और जब इम्यूनिटी लो होती है तो होता क्या है कि हमारे अंदर बीमारियां घर करने लग जाती है। मतलब इसका प्रोसेस कितना क्लैरिटी से आपने मुझे समझा दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस प्रोसेस को अगर हमें पता भी हो ना तो भी अनकॉन्शियसली ये चीज चलती रहेगी। उसका मतलब मैं अगर इस चीज को मैनिफेस्टेशन से अगर मैं एसोसिएट करके देखना चाहूं तो मुझे लगता है फिर तो हम कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे पूरे जीवन भर में, क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ये कहता रहेगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ मैनिफेस्ट करी, मैं अमीर हो जाऊं, और दूसरा हिस्सा कहेगा यार हो नहीं पाएगा ये तो होने से ना तुमसे ना हो पाएगा। तो ये वाला जो सिचुएशन, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो आजकल जो मैनिफेस्टेशन बहुत मार्केट में बहुत हवा है उसकी, उसका मतलब उस पर भी बहुत असर पड़ता होगा। 100%। सबसे पहले तो मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को लेकर, कि जब भी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो तो एक लाइन हम जरूर सुनते हैं हर इंसान से, एंड दैट इज थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। हाँ, बट मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, वो थॉट आ ही नहीं पाती ना पॉजिटिव वाली। नहीं, थॉट लोग पॉजिटिव ले भी आते हैं। अच्छा, लेकिन अगेन समझो, जैसा मैंने समझा 7 इयर्स की एज तक प्रोग्राम डाउनलोड हो गया सबकॉन्शियस में। हाँ, वो हर चीज को लेकर हो जाता है, मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर। हम 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग में एक दुनिया बन जाती है और उसी दुनिया को हम लोग पूरी जिंदगी आंखों के द्वारा देखते हैं। वी डू नॉट सी थ्रू अवर आईज, वी सी बाय अवर आईज। आई मीन सॉरी, वी डू नॉट बाय आवर आईज, वी सी थ्रू आवर आईज। हम आंखों के द्वारा देखते हैं जो दिमाग हमने, जो दुनिया हमने हमारे दिमाग में बना रखी है। तो अब होता है क्या कि कॉन्शियस लेवल पे आपको लगा मैनिफेस्टेशन साइंस सीखना है, आपने कोई वर्कशॉप किया और मैक्सिमम ट्रेनर आपको क्या कहेंगे, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब एक तो उसके रिजल्ट नहीं आते और दूसरा मैं इसके साइड इफेक्ट्स भी बताता हूँ क्या होता है, वो और ज्यादा गर्त में जाता है इंसान। साइड इफेक्ट्स भी हैं उसके? 100% पॉजिटिव थिंकिंग के जबरदस्त साइड इफेक्ट्स है। ओमा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैंने कभी सुना भी नहीं है जी, प्लीज बताइए। देखो, मान लो आपने वर्कशॉप अटेंड किया, जो फुल्ली चार्ज्ड अप, मोटिवेट हो गए, आज विचारों की शक्ति मेरे पास है, अब मैं अपनी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। हाँ, वो चार्ज होकर उस सेमिनार से बाहर जाता है। अब सोचता है कि यार मेरे वाइफ के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अब घर जाके मैं अपने विचारों की शक्ति से पॉजिटिव थॉट रेडिएट करूंगा और मैं रिश्ते अच्छे कर दूंगा। हाँ, वो घर जाता है, घर जाकर अपने वाइफ को देखता है और पॉजिटिव थॉट रेडिएट करता है। और जैसे पॉजिटिव थॉट रेडिएट करता है, वाइफ सोचती इसको क्या हुआ? देखती पहले, इसको क्या हो गया, ये साला आज लेट कैसा है घर पे। और जैसे ये रिएक्शन आता है, हाँ, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग धरी की धरी रह जाती है। उन्होंने शब्दों से नहीं बोला, उनके सिर्फ विचार है, उससे भी। क्यों? देखो, पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट कौन से माइंड का काम है? कॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस माइंड। हाँ, अब कॉन्शियसली आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन सबकॉन्शियस में क्या रखा है, जो पुरानी प्रोग्रामिंग के रिश्ते, बचपन से, बेटा एक बार शादी कर, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता, जिंदगी इतनी इजी नहीं होती। तो
तो जब वो प्रोग्राम डाउनलोड है तो अंदर सबकॉन्शियस में, तो कॉन्शियसली आप कुछ भी सोचो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कॉन्शियसली कई बार नेगेटिव सोचते हैं, बिजनेस करने में डरते भी है, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल है। वो कैसे? बिकॉज उनके सबकॉन्शियस में कुछ अंदर भरा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम फ्रॉम बनिया कम्युनिटी। अब हमने बचपन से घर में धंधा देखा, बिजनेस देखा है, और पापा को दादा को सबको बिजनेस करके देखा, वही माहौल देखा है। तो हम जो बचपन से देखते, हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है, हमारी साइकी का, जो देखते उससे एसोसिएट कर लेती, चाहे वो अच्छा बुरा सही गलत, मेरी साइकी को उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें बिजनेस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि अगर मुझे कोई जॉब करने का बोलेगा और 5 करोड़ दे तो मैं जॉब कर नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड है बिजनेस के लिए। और अब देखो कि मैक्सिमम कम्युनिटी इंडियाज में, अब देखो 80 to 90% बिजनेस किन कम्युनिटीज का हाथ में इंडिया में? मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बनी, ठीक है। तो क्या वो परमात्मा के सगे? नहीं, उन्हीं को वो स्किल दी? माइंडसेट, मुझे लगता है कि शायद उनका माइंडसेट एक्चुअली ऐसा ही होता है जो आपने भी बात की। एग्जैक्टली, माइंडसेट की वजह से क्या फ्रेमिंग हो रखी ब्रेन की, हम बिजनेस कर लेंगे। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा कि अब जो कम्युनिटी बिजनेस करने जाती है, दूसरी कम्युनिटी जो नहीं करती, उसके दिमाग में प्रोग्राम क्या है? नहीं होगा, लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे? बिजनेस में स्ट्रेस हो जाता है, बिजनेसमैन के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिजनेसमैन की हालत अच्छी नहीं होती, हेल्थ बिगड़ जाती है। हम जब अपने वर्कशॉप में वर्क करते हैं तो हम सबकॉन्शियस बिलीफ निकलवाते हैं लोगों की। अच्छा, कि पैसों को लेकर क्या बिलीफ है। तो ऐसी अजीब अजीब सी बिलीफ निकलती है और वो उनको होल्ड करती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ना बढ़ने के लिए। वही बिलीफ्स ऑब्स्टेकल बन जाती है। कॉन्शियसली वो जितना भी चाहे कुछ करने को, बट इफ द सबकॉन्शियस प्रोग्राम इज रॉन्ग, इट्स नॉट सपोर्टिंग द कॉन्शियस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर तो मैं वो जो आपके सवाल का सॉरी जवाब दे रहा हूं कि कोई लोग नेगेटिव सोच के भी रिजल्ट क्यों पाते हैं? रीजन है कि उनके अंदर प्रोग्राम ऐसा है पॉजिटिव। अब वो कॉन्शियसली नेगेटिव सोचे 5%, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो जब मुझे लगता है कि जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, आपने बताया 7 साल तक के में सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, मतलब बच्चों के लिए वो 7 साल बहुत क्रूशियल है। हमारी जिंदगी के सबसे क्रूशियल 7 साल होते हैं, वो साल जो होते हैं सबसे क्रूशियल होते हैं। तो पेरेंट्स को हमें ये बात बतानी चाहिए कि उनको अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, अगर वो चाहते हैं कि बच्चा भविष्य में सक्सेसफुल रहे। और इस पे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई क्लासेस होती हैं या कोई मास्टर क्लास होती है कि आपको सही पेरेंटिंग सिखाई जा सके। बच्चे को हम सिर्फ पैम्परिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग देना शायद हमारे दिमाग से रह चुका है, जो आज आपने इस चीज को एड्रेस किया है ना। देखो, 7 साल की प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा नतीजा समझो कि मुंबई में 9/11 पे अटैक हुआ, 26/11 पे अटैक हुआ था, 26/11 में ताज होटल पे एक आतंकवादी हमला हुआ था। वहां पे एक लड़का था 16-17 साल का, अजमल कसाब, ठीक है, और वो AK-47 से VT स्टेशन पे सबको बूंद रहा था, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि उसको उस पर्टिकुलर एज में बताया, वो यहाँ क्यों आया? रीजन क्या था? कि ये जिहाद है, और जिहाद करके क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। अब ये बिलीफ देखो, 7 साल की उम्र, प्रोग्रामिंग समझो कितनी पावरफुल होती है। आपको क्या लगता है कि उसको वो सारी बातें कौन सी एज में सिखाएगी? 15 साल की उम्र में? नहीं, शायद पहले से ब्रेन वॉश किया गया होगा। एक्जेक्टली, उनको 6, 7, 8 साल की उम्र में वो वीडियोस दिखाए गए, बताया गया, वो डायलॉग्स बार बार रिपीटेडली उनके दिमाग में बोले गए, वो उनके दिमाग में प्रोग्राम बन गया। अगर 15 साल की उम्र में उसे सिखाते तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो चुका था, तो उसे बोलते इसको मार दे तुझे जन्नत मिलेगी, तो तर्क वितर्क काम करते कि यार ऐसे कैसे मिलेगी। तो लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करता है। लेकिन सोचो वो प्रोग्राम कितना पावरफुल होता है 7, 8, 10 साल की उम्र का, कि एक इंसान ने अपनी सबसे प्यारी चीज जान पे दे दी, मतलब गवा दी। जब वो वहां से निकला था अपने देश से, तो उसे अच्छे से पता था बॉर्डर के उस पार मेरे नसीब में मौत है, गोली है। अब सोचो वो प्रोग्राम कितने पावरफुल होते हैं। माय गॉड, मतलब जितने भी जिहादी होते हैं उनकी ट्रेनिंग एक्चुअली मुझे लगता है कि वो पहले से प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। काश हमारी प्रोग्रामिंग भी ऐसी हो कि हमें काउंटर अटैक करना आए या अपने आप को प्रोटेक्ट करना आए। मतलब ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे अंदर देशभक्ति रहे, जो कि मिसिंग है फिलहाल के समय में बहुत ज्यादा। इसका ना बहुत बड़ी हमारी गलत शिक्षा बहुत बड़ा रीजन है। आपने जो सवाल उठाया ना,
हमें ना हजारों सालों से ये सिखाया गया सब मोह माया है, सब मिट्टी है, क्या है रखा है जीवन में, राधे राधे जपो, क्या ही रखा है, मोह माया है सब कुछ। और जब सबकॉन्शियसली हमने इसे मिट्टी मान लिया, मोह माया मान लिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो बल होना चाहिए वो हमारे अंदर है ही नहीं। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा साइडलाइन करके चलना पसंद करते हैं, मतलब आपकी नजर में स्पिरिचुअलिटी कमजोर बनाता है इंसान को? नहीं, मेरी स्पिरिचुअलिटी तो आपको मजबूत बनाती है। तो स्पिरिचुअलिटी में ये बातें हैं। नहीं, ये स्पिरिचुअल बात नहीं है, रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ्स बनाई गई है। देखो ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, हमें बताया गया सब कुछ मिट्टी है, ये सब है। इसी का ही तो रीजन है कि बाहर के आक्रांता हमारे पर बहुत इजीली अटैक करके हमें कैप्चर कर पाए। हम रिसेप्टिव बन गए, कोई बात नहीं, आने दो, बैठने दो। हाँ, ये लेके आए, मिट्टी है, कल इसका भी चला जाएगा, पाप का फल तुझे मिल जाएगा। हाँ। तो इस वजह से क्या वो जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनना चाहिए था, उसको रोकने का वो बना ही नहीं। हमें साइकोलॉजिकली पहले हजारों साल पहले ये सारी बातें रिपीटेडली बोली गई, तो हमने मिट्टी मान ली। इसके अपोजिट वेस्ट को देखो, उन्होंने मेटलिस्टिक वर्ल्ड की इज्जत की, उन्होंने माना, और वेस्ट में यूके ने पूरी दुनिया पे 200 कंट्रीज पे राज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेटलिस्टिक वर्ल्ड को इज्जत करी। पर वहां पीस तो नहीं है। अगर हम हमारे यहाँ फिर भी मुझे लगता है लोग वहां से वैसे भाग के यहाँ आते हैं कि हमें सुकून, शांति, पीस की खोज में भारत जाना है। भारत को फिर भी अभी आध्यात्मिक देश माना जाता है पीस की वजह से। कुछ तो होगा हमारी मिट्टी में। देखो हमारे यहाँ क्या है, देखो हमने एक बहुत बढ़िया चीज दी दुनिया को, वो है मेडिटेशन, ध्यान। हाँ। ध्यान पूरी दुनिया को ईस्ट ने दिया है, इंडिया ने दिया, कुछ चाइना ने दिया, पर मेन ध्यान जो हुआ मेडिटेशन, जो इंडिया से उपजा है। तो इसी वजह से सारे गोरे आते हैं हमारे यहाँ, फॉरेनर्स आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, राइट? लेकिन हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, किसी चीज तो की फिर बात तो करें, बर्मा हमसे ऊपर है। सही बात तो है। रियलिटी को अगेन एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो हमें और नुकसान पहुंचाती है। तो अगेन ये है कि अगर हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड की इज्जत करते हैं, ये भी देखो एक प्रोग्राम था, क्या है, सब मिट्टी है। तो उस मिट्टी की वजह से, प्रोग्राम की वजह से हमें अटैक करके कैप्चर करना, गुलाम बनाना आसान था। सोच के देखो, 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश इंग्लैंड 40 करोड़ की आबादी वाले देश को गुलाम बना गया। कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी असल में। और हम कहते हैं कि इन जालिमों ने हमें गुलाम बना दिया। नहीं, हमने खुद को बनने दिया। साइकोलॉजिकली हम पहले ही बने हुए थे। अच्छा, आज भी मैं सच बताऊं, आज भी ऐसी बहुत सारी मैं लोगों को भी देखती हूँ, उनके अंदर गुलामी करने की एक टेंडेंसी होती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक्चुअली वी आर प्रोग्राम्ड इन अ मैनर कि कोई भी आके हमारा मालिक बन के बैठ जाए, है ना, वो हमें गाइड करे कि हमें जाना किस रास्ते पर है। हमारे अंदर सेल्फ ट्रेनिंग वाली जो कमी होती है ना, वो है। और शायद इसको अगर हम माइंड गेम से अगर उसे एसोसिएट करके देखें तो मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे मानसिक कमजोरी की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड को न सुनने की वजह से हम इस तरह से बन चुके हैं। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से इस वजह से बन चुके हैं क्योंकि प्रोग्राम ऐसा अंदर। ओके, तो हम लॉजिकल माइंड को यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स पर आप ये कहते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को हम माने, और कुछ पर आप कहते हैं कि हम न माने। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सबकॉन्शियसली हम 95% सबकॉन्शियसली ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अब उस वर्क जैसा प्रोग्राम है हम वैसा वर्क करेंगे। अच्छा, अगर पॉजिटिव हमारा प्रोग्रामिंग है तो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इफ द प्रोग्रामिंग इज नेगेटिव तो हमारा पूरा ओवरऑल बिहेवियर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा हट के सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने भी बहुत सारा देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, लोगों पर कुछ लोग कहते हैं उन पर भूत आए, कुछ लोग कहते हैं उन पर माता आए, कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है। क्या ये कोई साइटोसोमैटिक डिजीज है, या फिर ये एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आत्माओं का शरीर में आना जाना चलता है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे शरीर में भूत प्रेत लगते हैं, इंडिया में शादी ब्याह होते हैं तो उसमें कई औरतों को भूत प्रेत लगते हैं, घर में देवी देवता वगैरह आते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लेडी अगर शादी में बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे गहने पहने हैं, अच्छी दिख रही है, उसे कभी भूत प्रेत नहीं लगेगा। क्यों? और जो लेडी घर में गरीब है, ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, अच्छे गहने नहीं है, उसके अंदर आ जाएगा। क्या रीजन लगता है आपको? मुझे खुद नहीं पता, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों। देखो, जब वो शादीशुदा, गहने पहनी हुई अच्छी तरीके से, तो उसको सारा अटेंशन मिल रहा है। The game is all about attention? Exactly. हम अटेंशन के इतने ज्यादा भूखे होते हैं, हर इंसान। क्योंकि बचपन से जैसे मैं थोड़ा सा रोया, मेरी माँ आई और मुझे गले लगा लिया, मुझे वार्मथ मिली,
तो वो अटेंशन की आदत मुझे वहां से पड़ गई। अब आप देखो, अटेंशन इतना बड़ा डिजीज बन चुका है हमारा। ये जो पूरा लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है, किसके ऊपर बेस्ड है? अटेंशन। जितने अच्छे आप दिखेंगे, जितने अच्छे मेकअप करेंगे, जितने अच्छे कपड़े होंगे, क्या होगा? तो आप खुद के लिए नहीं करते। हाँ, एक्चुअली हम तैयार होते हैं दूसरों के लिए कि दूसरे हमें एडमायर करें, हाँ। अप्रिशिएट करें। घर में तो हम जाके एकदम शॉर्ट्स पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल होता है, जिसमें अच्छे नहीं दिखते हम। राइट। अच्छा, लोग इस बार पर इस मुद्दे पर ना मुझे ट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, आप कहने की बात है, हमें खुद को सुंदर दिखना होता है, पर एक्चुअली जब हम घर में होते हैं तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं, है ना? हम जैसे भी है वैसे चल रहा होता है, हमारे क्लचर लगा होता है, चश्मा पहना हुआ होता है, nobody is there to bother. So, इस रीजन से क्या होता है कि जब हम अटेंशन की भूख बढ़ जाती है, मान लो मिल रही तब तक ठीक है। आप देखो सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, तो जब तक वो सक्सेसफुल है, अटेंशन मिल रही है, बहुत फिट रहता है, एनर्जी रहती है, काम करते हैं, हम देखते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं और हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे ही कैरियर में डिक्लाइन आता है, अटेंशन जाती है, आप देखो वो बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएंगे और अलग अलग बीमारियां लगनी शुरू होती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, लोग अपना टेंशन पाने के लिए कुछ इस तरह के कपड़े भी पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे बॉलीवुड में हैं जो कि अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, फैशन आइकन बन चुके हैं, जिसमें मुझे फैशन तो समझ में नहीं आता, ये कपड़ा तो पहना ही नहीं तो उसमें फैशन क्या है। तो दिस इज अगेन अ गेम टू प्ले विद आवर माइंड कि भाई आप उसको देखेंगे, आप उसको एडमायर करेंगे, आप उसे फॉलो करेंगे। मतलब हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा काम मिल रहा है आजकल, लेकिन रेस्ट करने का फुर्सत नहीं मिल रहा। तो रेस्ट करने की फुर्सत क्या हम हिप्नोसिस से दे सकते हैं? बिल्कुल। आपको देखो, जैसे हमने एंजाइटी की बात करी थी, तो लोग दिमाग, अब समझो कि दिन भर बॉडी काम करी, बॉडी थक जाती है, लेकिन हमारा ब्रेन बगैर काम किए ही थक जाता है, कोई फिजिकल वर्कआउट ब्रेन नहीं करता। अब रात को सोने जाते हैं तो आप सो नहीं पाते, क्योंकि ब्रेन रिपीट करता रहता दिन भर के विचारों को, फ्यूचर के स्ट्रेस टेंशन को, फ्यूचर के विचारों को, हम सो नहीं पाते। तो हिप्नोसिस आपकी मदद कर सकता है, बिकॉज हिप्नोसिस में हम वापस डीप ट्रांस में जाकर अपने आप को वापस रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि जिस वे में हम अपने आप को बनाना चाहें। मान लो अगर आप कामनेस चाहिए तो आप हिप्नोसिस में जाइए और आप पूरी तरह से सजेशन में डालिए कि अब हर सिचुएशन में मैं रिलैक्स रहता हूँ, काम रहता हूँ और शांत रहता हूँ, तो हर सिचुएशन में शांत रहना शुरू कर देंगे। आप हिप्नोसिस में जाकर सबकॉन्शियस में सजेशन डालिए कि मैं हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहता हूँ, जहां पे मुझे जरूरत होती है मेरे अंदर एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, तो आप वैसे बन जाएंगे। हिप्नोसिस के लिए जैसे आप एक कोच हैं, आप मुझे हिप्नोटाइज करेंगे, सिर्फ तब मैं हिप्नोटिज्म में जा सकती हूँ, मैं स्वयं को कर सकती हूँ, बिकॉज 24 घंटे तो आप मेरे साथ नहीं रहेंगे ना मुझे रिलैक्स करने के लिए, मैं स्वयं को कर सकती हूँ हिप्नोसिस। यस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हिप्नोसिस। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? मिरर चेहरा देख के? नहीं, नॉट एट ऑल मिरर। देखो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम बॉडी रिलैक्सेशन प्रोसेस करते हैं कि जिसके थ्रू हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लाइक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कि जिसमें हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ध्यान लेके जाते हैं, और जिसके थ्रू जब हम ध्यान लेके जाते हैं कहीं पे भी तो मसल्स रिलैक्स होना शुरू होते हैं। तो फिर आपकी एक स्टेट आती है हिप्नोसिस की। वहां पे होता है कि हिप्नोसिस की स्टेट, जैसे कई लोगों को मिथ है कि हिप्नोटिज्म में आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ एक ऐसी स्टेज होती है, ना आप जागे हुए हो ना आप सोए हुए हो। वो थीटा वाला स्टेट नहीं होता? अल्फा एंड थीटा स्टेट, जो बीच की स्टेट होती है। जो हम रात को सोते हैं तो पूरी तरह से बीटा स्टेट में रहते हैं, एक्टिव बिस्तर पे जाते हुए, धीरे धीरे हमें नींद आ रही होती है। और नींद ना आने का पहले का जो स्टेट होता है वो हिप्नोटिक स्टेट होता है। और वहां पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से वाइड ओपन होता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड डिटैच्ड हो जाता है। और वहां पे जब हम कोई भी सजेशन डाले और हम खुद भी उसे कर सकते हैं। चलो एक ऑडियंस को मैं एक चीज, आपके ऑडियंस को टेक्निक सिखाते हैं कि रात को जब आप जब भी सोते हो तो नेचुरली वो हिप्नोसिस की अवस्था आती है। और जब आप हाफ अस्लीप हो, मतलब आप पूरी तरह से स्लीप नहीं हो, तो आप देखो कि उस समय जो विचार आप अपने मन में डालोगे, अगर मान लो 8 घंटा आप सो रहे हो तो 8 घंटे तक वो विचार आपके मन में चलता रहेगा और प्रोग्राम होता रहेगा। और जब आप सुबह उठोगे तो आप पाओगे कि पहला विचार भी आपका वही होगा। और जब आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगा तो आप वो बन जाएंगे। मेरी एक स्टूडेंट थी जो जॉब करती थी, तो उसका प्रॉब्लम यही था एंजाइटी का। अच्छा। कि वो हमेशा ये सोचते रहते, एक अननोन फियर, एंजाइटी क्या है, एक इमेजिनरी फियर जो रियल नहीं। सही बात है। फ्यूचर को लेकर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, अनदेखा अनजाना जो डर है
यस। तो अब होता क्या है कि उसको हमेशा ऑफिस जाते हुए फियर रहता था कि यार मेरे बारे में कोई गलत बात तो नहीं कर रहा पीछे, और मेरे को लेकर कोई मैनेजर मेरे को डांट तो नहीं देगा, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, एम आई परफॉर्मिंग वेल और नॉट। जो बेफजूल का जो फियर है, जो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, जो मैक्सिमम लोग आज की तारीख में ओवर थिंकिंग में फील कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत बीमार रहने लगी, उसको ब्रीदिंग इश्यू आने लगे, बॉडी पूरी खराब रहने लगी। तो उसने डॉक्टर को दिखाया कि भाई क्या इश्यू मेरे बॉडी में, तो रिपोर्ट्स निकाली तो सब कुछ नॉर्मल। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि यार मैं जो कर रही हूँ, तो उस वजह से जो मेरा ओवर थिंकिंग चल रहा है, उसी वजह से क्या हो रहा है, कोर्टिसोल सिक्रेशन हो रहा है, हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन, और वो मुझे बीमार कर रहा है। तो रात को सोते समय उस लड़की ने क्या किया, रात को सोते समय अपने आप को प्रोग्राम किया कि मैं रिलैक्स हो रही हूँ, मैं इन सिचुएशन में रिलैक्स रहती हूँ। उसने इमेजिन किया और प्रोग्राम किया कि मैं इस विचार किए वैसे कि मैं अब हर सिचुएशन में कूल, काम और रिलैक्स रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। तो उसी तरह से प्रोग्राम उसके अंदर चलते रहा, और कुछ ही दिनों में जब उसने लगातार प्रैक्टिस करी, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्टेबल हो गई। मतलब ये जो हिप्नोसिस है, अगर हम सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं तो हम अपने आप भी अपने आप को हील कर सकते हैं। समस्या यहाँ पे हीलिंग की बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो मेरे दिमाग में ना ये जब आप मुझे बता रहे थे और आपने बातों बातों में कहा था कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नौकरी कर नहीं सकते, मेरे दिमाग में आया कि फिर ये जो प्रोफेशन है हिप्नोटिज्म का, ये तो बिल्कुल एक अलग चीज है। ये तो ऑकल्ट साइंसेस में लोग यूज करते हैं, अब जाकर के हिप्नोसिस के लिए डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी करते हैं। तो आपका रुझान इस तरफ कहाँ से है, और आपको वैसे भी यंगेस्ट कोच माना जाता है हिप्नोसिस का? देखो, मेरा हिप्नोसिस में आने का पीछे रीजन एक था कि एक टाइम पे एक्चुअली मैं एक बहुत डीप डिप्रेशन में बच्चा था। तो दिस स्टोरी लाइज हियर। यस, एग्जैक्टली। तो मैं खुद एक बहुत डीप डिप्रेशन में था। एक छोटी एज में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मेरे अंदर एक अजीब सा फियर बैठ गया था, और वो फियर था लोगों से बात करने का। अच्छा। यस, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई रिश्तेदारों से भी बात नहीं कर पाता था। एंड यू आर सच अ गुड पब्लिक स्पीकर नाउ। उसके पीछे रीजन वही है। हुआ क्या कि जब मैं उस इश्यू से गुजर रहा था, तो धीरे धीरे मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई। क्योंकि मेरे को मोटिवेशन ट्राई कराया गया कि मोटिवेशन सेमिनार लो, मोटिवेशनल लेक्चर सुनो, तो उससे कोशिश तो की, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग का जो मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा था कि जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता था, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस फाइट करते थे। हारता आखिरकार मैं था, क्योंकि सबकॉन्शियस नेगेटिव है, कॉन्शियस कितने पॉजिटिव करूं। तो मैं और उसको बीट करने के चक्कर में और डीप डाउन डिप्रेशन में जाते चला गया, और सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो गई मेरे अंदर। बट वन डे समथिंग केम इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड माय एंटायर लाइफ। What was that something that came into your life? That thing was hypnosis. And you were just 15 years old? Yes, because hypnosis जब मेरी लाइफ में आया ना, तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो है, किया जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी हिप्नोसिस को। तो उन्हीं हिप्नोसिस की टेक्निक से मैंने अपने एक एक बिहेवियर को हैंडपिक किया, एक एक बिलीफ को हैंडपिक की, और उनको एक एक चीज को बदला। इतने सालों में, जितने साल आप इस प्रोफेशन में काम करते रहे, आपने पहले खुद को हील किया, कभी आपको इस हीलिंग जर्नी में ऐसा लगा कि आपकी पुरानी चीजें ट्रिगर कर रही हैं? नहीं, देखो, क्योंकि मैंने उसको प्री प्रोग्राम कर दिया, मेरी मेमोरी में है, लेकिन वो मेरे इंप्रेशन ऑफ माइंड में नहीं रहे उसके, मुझे याद है वो चीजें। लेकिन जब आपने उसको रीप्रोग्राम कर दिया, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कई सारी चीज होगी, जब आपको 15 साल के आप जब थे फॉर एग्जाम्पल, तो 10 साल में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको याद करके आपको परेशानी होती थी। तो मतलब वो आपकी मेमोरी में भी था और माइंड में एक इंप्रेशन भी था। ग्रोइंग एज के साथ अब वो आपकी मेमोरी में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उसको याद कर आपको परेशानी नहीं होती। तो आपने उसको ओवरकम कर लिया उस इमोशन को। तो इसी तरह हम ओवरकम कर सकते कोई भी इमोशन को। अच्छा, एक ना बहुत मतलब बहुत तरीके से लोग कहते हैं टाइम हील्स। क्या आप इस थ्योरी को मानते हैं? ये समय के साथ चीजें हील होती है। अगर जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाए, तो होता क्या है कि लोग, प्रॉब्लम ये होती है कि हील क्यों नहीं होती चीजों को, कि लोग उसी चीज को ठीक करने में लगे रहते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग परेशानी है। और आप जितना उनके साथ लड़ते हो,
उतना ही ज्यादा आप उसमें उलझ जाते हो। तो नेचर क्या है पता है, नेचर स्पीड बर्दाश्त कर सकता है, गति बर्दाश्त करता है। अब देखो एक बीज डालो 100 फल दे देता है, 1000 फल दे देता है। तो जो गति के साथ नेचर के साथ आगे बढ़ते जाएगा ना, तो बहुत सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। ज्यादातर लोग वही होता है कि उसकी एग्जिस्टिंग रियलिटी से लड़ते रहते हैं। डू नॉट फाइट विद योर एग्जिस्टिंग रियलिटी। अब दूसरा एक ऐसा मॉडल बनाओ जो एग्जिस्टिंग रियलिटी को ऑब्सोलीट कर दे। फाइट मार्केट कर आप हारोगे। फाइट करना नहीं है, अपने लिए एक नया मतलब सब कुछ नया बनाना है, तो उसके लिए तो एक ट्रेनर की जरूरत है। डू यू ट्रेन पीपल फॉर दिस? यस, हम हिप्नोथेरेपी के बैच चलाते, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एंड सेल्फ हिप्नोसिस के। अच्छा। कि जिसमें हम लोग पूरे प्रोफेशनल कैसे एक हिप्नोथेरेपिस्ट बने और हिप्नोथेरेपी में अपना कैरियर कैसे बनाए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट्स अ 6 days ऑफ कोर्स। बस? यस, 6 days ऑफ कोर्स। उसके बाद आपको पूरा हमारा बैकएंड रहता है, आपको पूरा सपोर्ट रहता है कि जब भी आप उसे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको कोई भी इश्यूज होता है केस स्टडीज में, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, कि जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो उसको आगे कैसे बढ़े। कभी हिप्नोसिस में आपकी ट्रेनिंग के दौरान, सेशंस के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को हिप्नोटिक स्टेट पर पहुंचाया और उसको रिवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये एक मिथ है हिप्नोसिस को लेकर। नेवर? यस, बिल्कुल, ये पूरा मिथ है। हिप्नोसिस एक रिलैक्सिंग स्टेट है। अब कई बार कई लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं तो वो हिप्नोटिक स्टेट से बाहर नहीं आते। उसका रीजन यही है कि वो इंसान एक्चुअली उस स्टेट को एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे उसकी अपनी मर्जी चल रही होती है। बिल्कुल, बिकॉज वो इतनी रिलैक्सिंग स्टेट होती है जो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली यू आर साइलेंट। तो उस वजह से वो स्टेट को एंजॉय करता है, तो अपने आप ही 10-15 मिनट में बाहर आ जाता है। एक इंस्टेंस लेते हैं, जैसे अगर आप मुझे हिप्नोटाइज करते हैं, आई गो टू अ स्टेज जहां पे मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, काम हूं, कंपोज हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, वैसे वाले स्टेट में हूं, एंड आई वांट टू कंटिन्यू द स्टेट फॉरएवर। तो क्या इसको हमें कंटिन्यू हम मतलब कर पाएंगे, किया जा सकता है, या ये आपने चुटकी बजाई और वो सब कुछ खत्म? नहीं, देखो, आपको उस लेवल पर प्रोग्राम किया जा सकता है आपके माइंड को कि भाई आप ये स्टेट चाहते हो, ये कामनेस चाहते हो, ये रिलैक्स स्टेट चाहते हो, तो हिप्नोटिक स्टेट में उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो जब हम वहां पे प्रोग्राम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसी स्टेट में रहना शुरू कर देते हो। लाइफ, पूरी जिंदगी 24 घंटे आप जैसे स्टेट चाहते हो वैसे प्रोग्राम कर सकते हो अपने अंदर। वाह, कभी कोई आपके पास ऐसा है जिसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शांत और खुशहाल रहना चाहता हूँ, मुझे उस स्टेट में भेज दो हमेशा के लिए? यस, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सेल्फ हिप्नोसिस में इतने मास्टर हो चुके हैं कि उनके माइंड का जो मूड है वो 100% उनके कंट्रोल में रहता है। आप कभी एजिटेट होते हैं? कभी आपको गुस्सा आता है किसी के ऊपर? हाँ, 100% आता है। क्यों नहीं आता है, और आना भी चाहिए। मतलब ये तो अगर हम गुस्सा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो अच्छे सेल्स हैं उनको मारने का काम भी तो करता है ना, दिमाग के सेल्स को, कि भाई गुस्सा आ गया, इसके गुड हार्मोन्स जो है वो शांत मतलब खत्म हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता? देखो क्या होता है, ये सब रिलेटिव इमोशन है। ये भी गलत शिक्षा है कि काम, क्रोध, माया दूर रहो। अरे क्रोध कुदरत ने दिया है, ठीक है। सब रिलेटिव इमोशन होते हैं, सुख और दुख, क्रोध और शांति। तो क्रोध होगा तभी आप शांत हो पाओगे। आप क्रोध को एक्सपीरियंस नहीं करे बगैर शांत नहीं हो सकते, शांत हुए बगैर क्रोध नहीं कर सकते। तो ये भी कुदरत का दिया हुआ स्वभाव है, तो उसकी जरूरत है। क्रोध में इंटेंसिटी होती है। आप देखो कि हमारे इतिहास में जाओगे तो ऐसे कई लोग आत्मा साक्षात्कारी बने जो विलन थे उस जमाने के, जिन्होंने हत्याएं की, क्रोधित थे, क्योंकि क्रोध में इंटेंसिटी होती है। जब उंगली माल और बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी, तो वो उंगली माल क्यों आत्मा साक्षात्कार अचीव कर पाया? रीजन पता है आपको? नहीं। क्योंकि उसने प्रण लिया था कि 1000 उंगलियां काट के माला बना के पहनूंगा। तो उसके अंदर वो इंटेंसिटी थी, क्रोध था, मतलब एनर्जी थी। तो जब इंटेंसिटी होती है तो उस एनर्जी को बुद्ध इजीली डाइवर्ट कर पाए। तेजी थी, गति थी। तो इन सब गति की हमें जरूरत है। हर चीज की कुदरत ने जो दी हमें जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि हमें बोल दिया जाता है क्रोध ना करो, वो ना करो, तो वो फिर हमारे अंदर गिल्ट पैदा करता है कि मैंने क्रोध कर दिया, मैं अधार्मिक हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। उससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बर्बाद हो जाती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। नेचर का दिया हुआ सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। हाँ, अति हर चीज खराब है।
Got your point. अच्छा, जैसे मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ, आप भी क्या लोगों को ऐसे आंखों में देख करके बातों बातों में हिप्नोटाइज कर लेते, जो काम करवाना चाहे आप उसे करवा लेते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो हिप्नोसिस को लेकर ये मिथ है। पहला मिथ कि हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल है। हाँ। हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है। क्या दूसरा मिथ कि हिप्नोटाइज करके कोई भी किसी को ऐसा काम करवा सकता है जो वो करना नहीं चाहता। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपको डीपली हिप्नोटाइज करूं और उसके बाद बोलूं कि जाओ किसी का मर्डर कर दो, आप अगर कॉन्शियसली नहीं चाहते वो चीज, हाँ। जो कॉन्शियस लेवल का आपका मॉरल और एथिकल कोड ब्रेक कर रहा है, तो आप वो नहीं करोगे, आप हिप्नोसिस से बाहर आ जाओगे। लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आपने एक वीडियो में लोगों को आपने हंसने का कमांड दिया और वो मतलब बिल्कुल बेहोश हो के हंस रहे थे। आपने उनको चुप कराया, वो चुप हो रहे थे। आपने किसी को बोला कि चल के दिखाओ, आपका एक पॉडकास्ट ही था कि चल के दिखाओ, एंकर वाज नॉट एबल टू मतलब पुल अप हर लेग आल्सो, वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, वो अपना नाम भूल गई थी। तो ये चीजें मुझे हैरान कर रही थी कि ये सब चीजें कैसे हो पाती है। क्या इसमें जो आपके सामने खड़ा है उसका सरेंडर होना आपके प्रति जरूरी है, या फिर आप में वो है कि आप आंखों से देखा और आपने बस फ्लैट कर दिया अगले इंसान को? नहीं नहीं, देखो कोई आंखों से हिप्नोसिस नहीं होता है। हिप्नोसिस एक साइकोलॉजी का साइंस है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन की साइकोलॉजिकल स्टेट होती है हिप्नोसिस। तो जो भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो उसमें जैसे मैं जो कमांड देता हूँ, क्या बा हंसो, तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। हाँ। रो तो रोना शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कुर्सी से चिपक गए तो उठ नहीं पाते। तो खुद नाम मैं बोलता हूँ आपका नाम जो बदल देता हूँ तो नाम बदल जाता है। वहां पे उन लोगों ने सरेंडर किया होता है अपने आप को। अच्छा। दे गॉट रेडी टू हिप्नोटाइज्ड। और जब वो रेडी हुए तो मैंने उनके हिप्नोसिस के प्रोसेस को थ्रू माइंड को उस लेवल पे लेके गया, सबकॉन्शियस स्टेट में, जहां पर सारे कमांड एक्सेप्ट करता है माइंड। उस स्टेट में एक्चुअली माइंड कोई कमांड रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे हिप्नोटाइज होना है आपसे, तो पहले मुझे आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप मुझे कमांड दे सकते हैं और मैं उसे ले सकती हूँ। yes. अच्छा, ऐसे भी लोग होते होंगे कि जो कि थोड़े से पत्थर वैसे मतलब दे हैव बैरियर्स, बैरिकेडिंग्स इन देम, तो वो लोग नहीं हिप्नोटाइज हो सकते? नहीं, अगर जो नहीं होना चाहता वो नहीं होगा। ये पूरा सोल, हर सोल की अपनी चॉइस होती है कि उसे करना है कि सोल सेकेंडरी, माइंड। हाँ, मैं असल में सोल की बातें ज्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है तो हिप्नोसिस का आपके माइंड से लेना देना है, तो वो नहीं होना चाहता तो आप नहीं कर सकते। हाँ देखो, कुछ साइंस होते हैं परसुएशन के लाइक कई सारे पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, हजारों लाखों लोगों को अपनी गलत बातों में भी मनवा लेते हैं। हाँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट हिप्नोसिस, कि जहां पे हम एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करते हैं, ठीक है, और उस इंसान को लगता है एक्चुअली वो आइडिया उसका है, तो वो कोवर्टली किया जा सकता है। अच्छा, आप ऐसा मेरे साथ कर पा रहे हैं कि आप अपनी बातें मेरे दिमाग में प्लांट कर रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं, देखो, एक अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा सेल्समैन क्या करते हैं? हाँ। या तो आपके प्रोडक्ट से इंप्रेस करते हैं, हाँ। या फिर आपके दिमाग में उसकी जरूरत पैदा करते हैं और आप वो चीज खरीद लेते हो। वो क्या है? वो हिप्नोसिस ही है। ओके। अच्छा, जैसे अब हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो एक हिप्नोसिस का जो मतलब पीरियड होता है, व्हेन यू ट्राई टू हिप्नोटाइज समवन, वो कितने मिनट में आप कर पाते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा था वो स्टेज पे देयर वर सो मेनी पीपल एंड यू डिडंट चुटकी बजाई और आपने उन सबको कर दिया। तो कैन इट बी डन नाउ? यस, हम आपके ऊपर कर सकते हैं एक छोटा सा प्रोसेस। लेट्स ट्राई। तो what would you like to feel? Would you like to feel more relaxed, peaceful and calm? Yes, I would love to. Right now? Yeah. तो हम एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं आपके साथ हिप्नोसिस का। तो जैसा मैंने कहा, हिप्नोसिस एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है। तो हम रिलैक्स करेंगे अपने आप को लॉन्ग ब्रीदिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो अपने हाथों को ऐसे रख दिया आराम से, एकदम कंफर्टेबली। आई थिंक जितने हमारे दर्शक हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। या सो आप सभी लोग भी ट्राई कीजिए कि विद इन अ फ्यू मिनट्स हम डीप हिप्नोसिस में जा सकते हैं और उसको डीपली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टेट है। और ये भी बता दूं कि जब हिप्नोसिस के स्टेट में होती है तो आपका ब्रेन में, बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स, जो हीलिंग हार्मोन्स होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हील होती है और आप अच्छा फील करते हो। तो देयर आर 27 बेनिफिट्स है हिप्नोटिक ट्रांस में रहने के। आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो चलिए हम इसको छोटा सा एक नॉर्मल प्रोसेस करते हैं जिसमें आपको ले जाते हैं। तो अपने आप को, पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, परमिशन दीजिए। ओके, चलिए। तो लुक इनटू माय आईज, क्लोज योर आईज। नाउ वी विल गो इनटू द हिप्नोटिक ट्रांस थ्रू डीप ब्रीदिंग्स। तो जब मैं कहूंगा ब्रीद इन तो आप ब्रीद इन करेंगे, और जब मैं कहूंगा ब्रीद आउट तब आप ब्रीद आउट करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन
and out. Take one more deep breath in. और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को इस कुर्सी पर छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए. टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन. और सांस छोड़ते छोड़ते अपने मन में चल रहे सारे तनाव विचार को बाहर जाने दें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें. ब्रीथ इन डीपली फॉर मी एंड एज यू एक्सेल अपने फोरहेड्स आईब्रोज के ऊपर के सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ते जाएं और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें और अपने फोरहेड के सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ते जाएं. टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड एज यू एक्सेल अपने हेड के टॉप पे अपना ध्यान लाएं और अपने हेड के भी सारे मसल्स को रिलैक्स हो जाने दें. सर में चल रहे कोई भी तनाव विचार है तो उसे भी बाहर जाने दें. जस्ट लेटिंग गो. छोड़ दे अपने शरीर को, अपने मन को. एक और लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते अपने सर के राइट और लेफ्ट हिस्सों को भी एकदम ढीला छोड़ दे और उन्हें रिलैक्स हो जाने दे. जस्ट लेट गो एवरीथिंग. डू नॉट ट्राई एनीथिंग. बस छोड़ते जाए अपने आप को. टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन और अपने सर के पीछे वाले हिस्से को धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ते चले जाए. एंड जस्ट फील एंड इमेजिन कि आपका पूरा का पूरा सर एकदम रिलैक्स हो रहा है. सारे के सारे मसल सर के लूज लिम्प और रिलैक्स होते जा रहे हैं. टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते अपने गर्दन में अगर कोई भी टेंशन या स्ट्रेस है तो उसे बाहर जाने दें और उसे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें. अपने गर्दन के सारे टाइनी मसल्स को ढीला छोड़ें. तो गर्दन में कोई भी स्ट्रेस या टेंशन है तो उसे इतना रिलैक्स कर दे कि आपकी गर्दन पूरी तरह से लूज लिम्प और रिलैक्स हो जाए. टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन एंड दिस टाइम एज यू एक्सेल अपना ध्यान अपनी गर्दन से लेकर शोल्डर तक के हिस्सों पर लाएं और अगर आपके शोल्डर्स में भी कोई भी स्ट्रेस या टेंशन है तो उसे ढीला छोड़ दें. शोल्डर्स पे कोई भी भार है, कोई भी चिंता है तो उसे बाहर जाने दें. अपना ध्यान अपनी अपर बैक पर लाएं और अपर बैक से लेकर लोअर बैक के भी सारे मसल्स को रिलैक्स हो जाने दें. और महसूस कीजिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को कि वो कैसे रिलैक्स हो रही है. नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं और जब मैं बोलूंगा तब आप वो सीढ़ियां उतरना शुरू करेंगे. लेकिन जैसे जैसे आप वो सीढ़ियां उतरते जाएंगे हर सीढ़ी के साथ आपका शरीर और भी ज्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होते चले जाएगा. आपका सर भी ढीला भारी होते जाएगा. chin will go towards your chest और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा. और 1 की काउंटिंग तक आप अपने मन की सबसे शांत और गहरी अवस्था में उतर जाएंगे. 10. कल्पना कीजिए कि आप उन सीढ़ियों के टॉप पर खड़े हैं. 9. Just going more and more deeper. Let yourself go. 8. इमेजिन कि हर सीढ़ी के साथ जैसे आपका शरीर गिरते चले जा रहा है, बहते चले जा रहा है. जाने दे अपने आप को, छोड़ दे जैसे कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमें. 7. Letting go everything.
अपने शरीर को छोड़ दे, अपने मन को छोड़ दे। 6 यस, यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। हर सीढ़ी के साथ आप एक गहरी और शांत अवस्था में उतरते जा रहे हैं। एंड इमेजिन कि आपका शरीर एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स होते चले जा रहा है। 5 गोइंग मोर एंड मोर डीपर। जितनी ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में आप उतरेंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे। 4 Yes, that's right. 3 let yourself go, drop yourself. छोड़ दे अपने आप को, शरीर को छोड़ दे। 3 मन को छोड़ दे। 2 and 1 just going more and more deeper. अब जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप और डीप रिलैक्सेशन में उतरते चले जाएंगे। अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, अब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, तो आपके कॉन्शियस माइंड को मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो भी सुनता है उसे हमारी रियलिटी बना देता है। तो अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे 1 से 5 की काउंटिंग तक, तो आप पहले से बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे। फिजिकली आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मेंटली आप बहुत ज्यादा चार्ज अप महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे जैसे आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो गए हैं, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। और आप पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे आंखें खुलने के बाद। 5 की काउंटिंग पे 1 slowly coming out with lots of energy and positivity in your whole body, from top of your head to the tips of your toes. 2 yes, you are coming out feeling great, amazing, fantastic. 3 feeling very positive and highly energetic. Feel the flow of energy in your each and every cell of your body. 4 and 5 slowly open your eyes wide awake. Wow, I don't want to get up. It was amazing. It was amazing. yeah, this is the state of trance. So how was your experience? थोड़ा सा आप शेयर करें। अब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे पॉडकास्ट में। मन नहीं कर रहा बताने का। बहुत अच्छा लग रहा है। It's very relaxing. Actually ऐसा लग रहा था कि ये इसकी जरूरत थी। yeah. So this is, ये बहुत सिंपल सा टेक्निक था हिप्नोसिस को। मैं आपको और भी लाइट लेवल पे लेके गया, इससे और भी डीपर लेवल पे हम जाते हैं तो माइंड पूरी तरीके से वाइड ओपन हो जाता है हमारे लिए कोई भी बदलाव लाने के लिए। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और so you can stretch your body like this. एक्चुअली ऐसा लग रहा है बात नहीं करना चाहिए मुझे। आई शुड रिलैक्स, क्योंकि दिस स्टेट इज समथिंग व्हिच आई वाज मिसिंग पास्ट फ्यू डेज। मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा सा लग रहा है। फीलिंग बेटर नाउ। आज शायद मैं सुबह बहुत ज्यादा थकी हुई फील कर रही थी व्हेन आई वाज एंटरिंग द स्टूडियो, बट आई एम फीलिंग सो बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मोस्ट वेलकम। और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि लाइफ की जो आपाधापी है उसमें से उन्हें अपने लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। ओनली देन दे कैन अंडरस्टैंड द प्लेजर आई एम हैविंग राइट नाउ। ये जो चीज है इसका मजा लेने के लिए दे विल हैव टू कम एंड स्पीक टू यू। 100%। ये जो हिप्नोसिस का जो पूरा प्रोसीजर है, यू सेड इट्स ओनली फॉर 6 days वर्कशॉप। ये 6 दिन का वर्कशॉप आप करवाते हैं, लोगों को सिखा देते हैं, देन दे कैन डू दी सेल्फ हीलिंग, है ना? दूसरों की भी और सेल्फ की दोनों की हीलिंग सीख जाते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को, हिप्नोसिस में बहुत स्कोप है। लाइक आप यूके यूएस में जाइए तो एक हिप्नोटिस्ट वहाँ मंथली मतलब 15 to 20 लाख रुपीस तक अर्न करते हैं INR में। अब इंडिया में भी आज कई सारे हमारे हिप्नोथेरेपिस्ट स्टूडेंट है कि आज 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रुपीस थेरेपी करके अर्न कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस, जैसे मैंने कहा, अभी टीनेजर्स में आ गया है, बड़ों में तो बहुत ज्यादा है। तो लेकिन उसके कंपेयर में हमें 100 थेरेपिस्ट चाहिए, तो उसके कंपेयर में अभी एक्चुअली एक ही थेरेपिस्ट है। असल में ना लोगों ने इस साइंस के बारे में समझा भी बहुत ज्यादा गलत है। अभी जब आई वाज इन दैट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, उस वक्त मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये चीज। जैसे हम मेडिटेट करते हैं और एक जब कोई हमें मेडिटेट करवा रहा है, मतलब यू मेड मी गो थ्रू दैट, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। और वो मुझे लगता है दिमाग का रिलैक्सेशन, उस वक्त दिमाग लॉजिकल नहीं हो पाता है। उस वक्त लगता है कि अच्छा ठीक है, व्हाटएवर ही इज सेइंग ही इज थिंकिंग अबाउट माय बेनिफिट। और फिर
यू जस्ट गिव योर सेल्फ अप, है ना। मैं चाहूंगी कि जो इसकी और इम्पोर्टेंस है, जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो आप एक्चुअली दर्शकों को बताना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट यू कि आप वो जरूर लोगों को बताएं ताकि लोग इस थेरेपी के जरिए अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें। एनी टिप दैट वुड लव टू शेयर विद अस? देखो, टिप की बात करें तो टिप पहले मैं शेयर करता हूँ, फिर इसके बेनिफिट क्या ही बताता हूँ। कि देखो, जैसा मैंने शेयर किया कि एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होती है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ी रहती है, आजकल नींद नहीं आती लोगों को। उसका रीजन ये है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ बुरे रहे, आपने अनसेफ फील किया, इमोशनल डिस्टर्ब फील किया, तो हमारा ब्रेन का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो हमें हमेशा हाई अलर्ट पे रखना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप कुछ समय तक कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा हाई अलर्ट पे रखेगा आपको, कि उसे लगता है आसपास हमेशा खतरा है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस पुराने ऐसे रहे। अब होता क्या है इसमें कि इसको कंट्रोल कैसे करें, तो ये बहुत जरूरी दोस्तों समझना। नहीं तो क्या होगा कि वो लोग जो ओवर थिंकिंग को इसको नॉर्मल मान रहे हैं, वो थोड़े समय होती है तो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, इम्यूनिटी लो होती है, बॉडी थक जाती है, और फिर सारी की सारी बीमारियां आती हैं, हाई बीपी, और ये हार्ट अटैक का कारण बनेगा फ्यूचर में अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो उसे कंट्रोल करने के एक तरीका बताता हूं। देखो, हमारा ब्रेन ना हमारी सेफ्टी के लिए हमें हाई अलर्ट पे रखता है, क्योंकि उसे लगता है खतरा है। तो आपको करना क्या है प्रैक्टिकल, या तो आप किसी हिप्नोटिस्ट की मदद लीजिए, हिप्नोथेरेपी आपकी 100% हेल्प करेगी इस चीज में, ताकि आपके वो रिलैक्स रख सके। दूसरी चीज, आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते तो मैं आपको एक टिप देता हूं। जब भी आप देखो हार्ट पल्पिटेशन फास्ट है, फ्यूचर को लेकर आपको थॉट्स आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, तो अपने आप को उस समय पहले अवेयर करो और अपने आप से शरीर से बात करो, क्योंकि हमारा शरीर हमारी सुनता है अगर हम उससे बात करना शुरू करें तो। देखो, शरीर में एक नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस है। अब मान लो हम रोज उठते हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही होती है ऑटोमेटिक मोड पर, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, हमें चोट लगती है, खरोच लगती है, स्किन लूज होती है, तो ऑटोमेटिकली स्किन आती है, क्योंकि शरीर में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है उसे हील करने का, इट्स वेरी पावरफुल। तो शरीर की बात करोगे तो सुनेगा शरीर। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, रुको। जब आप एंशियस होते हो तो पहले तो उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फ्यूचर में। और हमारा ब्रेन को नेचर ने एक्चुअली फ्यूचर सोचने के लिए बनाया ही नहीं है। तो जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो अनसर्टेन हो जाता है, अनसर्टेन होता है तो वो आपको वैसे हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे आप हाई अलर्ट में रहते हो। तो अब उस समय रुको और सबसे पहले सोचो कि ये फ्यूचर का थॉट है, और प्रेजेंट मोमेंट में और अपने आप को, शरीर को एक सजेशन दो कि लिसन, जो ये मेरी हालत है, जो फियर है, वो पास था, वो इस प्रेजेंट में अपने आप को अवेयर कराओ सबसे पहले कि हाँ, इस प्रेजेंट में तो मुझे कोई फियर नहीं है। तो एक दिन में नहीं होगा, अपने शरीर को बार बार बोलो कि देखो ये प्रेजेंट है और इस मोमेंट में मेरे पास कोई इश्यू नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। तो शरीर को बोलो शांत हो जा, देख आसपास देख, शांत हो जा, कुछ भी नहीं है। तो जब आप शरीर से ऐसे बात करना शुरू करोगे तो 5, 10 बार, 15 बार बात करोगे, उससे यूं होगा कि शरीर आपकी सुनने लगेगा और धीरे धीरे वो एंजाइटी रिलैक्स होने लगेगी। That's lovely. बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। ये जो सजेशंस आपने बताई है हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का मेरा जो पॉडकास्ट रहा है विद यू, इट हैज बीन लवली एंड अमेजिंग। दिस इज एन एक्सपीरियंस जो मुझे पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। थैंक यू सो मच मयंक जी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हम खास बातों पर आपसे चर्चाएं करते रहें और गाइडेंस लेते रहें टू मेक आवर माइंड पावरफुल। 100%. थैंक यू सो मच, थैंक यू।